In the last lecture, right, we understand the settlement of the accounts. Settlement of accounts if there is no partnership deed. Always remember, accounts are settled in accordance with the agreement between the partners. How the loans by the partners will be treated, right? Partners का capital कैसे repay करना चाहिए, etc. However, that agreement cannot change the rights of the creditors. I mean, जो सीक्वेंस डिसाइड किया है, सबसे पहले थर्ड पार्टीज को पेमेंट करना होता है, उसके बाद आपको पार्टनर के लोन का रिपेमेंट होता है, और फिर कैपिटल का रिपेमेंट होता है. समझ में आ रहा है? एंड अगर सरप्लस बचता है तो पार्टनर्स में बढ़ जाता है. तो सबसे पहले जो क्रेडिटर्स का राइट से दे विल गेट, मतलब थर्ड पार्टीज का राइट से कि सबसे पहले उनका पेमेंट होगा. दैट राइट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द एग्रीमेंट, बिकॉज वो सीक्वेंस लाइक लॉजिकल है, वो सीक्वेंस लॉ ने दिया है. बिकॉज partners or owners cannot take away the funds without making the payment to the third parties. So सबसे पहले थर्ड पार्टीज का पेमेंट किया जाएगा. बाकी जो पार्टनर के लोन का पेमेंट एंड कैपिटल का पेमेंट कैसे करना है उसके लिए एग्रीमेंट हो सकता है. ठीक है. सो कल हमने देखा था सेक्शन 48 के प्रोविजंस कि कल मैंने आपके साथ एक चार्ट शेयर किया था. ये वाला चार्ट था, देखो. मैंने बोला था टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म. टोटल लाइबिलिटीज मींस एवरीथिंग इंक्लूडिंग कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस. Liability side of the balance sheet, liability side of the balance sheet, you have to compare total liabilities with the total assets available. What do you mean by total assets available? Cash balance plus cash received on realization of the assets. If you have more funds than your liabilities, there is no problem at all. कोई झगड़े का कोई सवाल ही नहीं. Example, your liabilities are 10 lakhs and your 12 lakhs cash, तो you can easily pay off 10 lakhs. कोई टेंशन नहीं. एक्चुअली 2 लाख बचेगा, वो 2 लाख पार्टनर्स में बच जाएगा इन देयर पीएसआर. सो इफ यू आर राइट, देयर इज अ सरप्लस. आई मीन इफ योर टोटल असेट्स आर मोर देन ओवरऑल लायबिलिटीज, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. उसमें कोई किसी के झगड़े नहीं होंगे, ना ही कोर्ट का कोई जरूरत पड़ेगी, राइट. हाउएवर इफ योर टोटल असेट्स आर लेस देन टोटल लायबिलिटीज, तो पेमेंट कैसे होगा ये समझना इंपॉर्टेंट है. तो पेमेंट करते टाइम हम सबसे पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स के लोन का सेटलमेंट करेंगे, फिर हम कैपिटल का सेटलमेंट करेंगे. समझ में आ रहा है? सो यह वही मैंने यहाँ पे चार्ट के थ्रू समझाने का ट्राई किया था, राइट. इफ टोटल असेट्स अवेलेबल आर मोर देन टोटल लायबिलिटीज, सपोज टोटल असेट्स आर 12 lakhs, liabilities are 10 lakhs, so there is a surplus of rupees 2 lakhs and that surplus will be distributed between partners. मतलब पार्टनर को उनके कैपिटल तो पूरे मिलेंगे मिलेंगे, उसके बियॉन्ड उनको 2 लाख और मिलेंगे, राइट. डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन पीएसआर ओवर एंड अबव देयर कैपिटल, उसमें उनका फायदा हो गया. बट अगर उल्टा रहेगा तो इफ टोटल लायबिलिटीज आर मोर देन टोटल असेट्स, लाइक एग्जांपल योर टोटल लायबिलिटीज आर 10 lakhs एंड योर टोटल असेट्स आर 9 lakhs ओनली, इसका मतलब यू विल नॉट पे द एंटायर लायबिलिटीज. इट इज नॉट पॉसिबल कि हम पूरे लायबिलिटीज पे करेंगे. तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि फर्म्स असेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे ऑफ फर्म्स लायबिलिटीज. 9 lakhs is insufficient to pay off liabilities of 10 lakhs. These liabilities include partners' capitals as well. समझ में आ रहा है? तो try to understand in such cases, right? If firm pays third parties का पूरा पेमेंट हो जाता है, तो फर्म इंसॉल्वेंट नहीं है. फर्म इंसॉल्वेंट कब होती है? When firms assets are not sufficient to pay off to the third parties. अगर थर्ड पार्टीज का पेमेंट के लिए हमारे पास पैसे नहीं है तो हम बोलेंगे फर्म इंसॉल्वेंट है. तो इसमें दो केसेस आते हैं कि आपके पास भले ही इनसफिशिएंट फंड्स हैं, बट इफ यू आर इन पोजीशन टू रीपे द थर्ड पार्टीज, तो फर्म को इंसॉल्वेंट नहीं माना जाएगा. फिर क्या होगा कि पार्टनर्स को कम मिलेगा. एग्जांपल, you had 9 lakhs and total liabilities were 10 lakhs, right? And with 9 lakhs you can pay all your third liabilities. In that case जो 1 लाख कम है ना हमारे पास, फर्म के पास, वो 1 लाख पार्टनर्स का लॉस होगा. उसको बोला जाता है डेफिशिएंसी. So what is a deficiency, right? When total liabilities are more than total assets, the difference is called as deficiency. And वो deficiency किसका लॉस होगा ये हमें सोचना है, right? वो deficiency पार्टनर का लॉस होता है. वही लिखा है there is a deficiency. And वो deficiency कंट्रीब्यूट कैसे की जाएगी? कंट्रीब्यूट करना मतलब कौन वो बियर करेगा. वो एक्चुअल 1 लाख नहीं मिलने वाले, 10 लाख पे करने ओवरऑल, हमारे पास 9 लाख ही है, तो 1 लाख हम पे नहीं कर पाएंगे.
वो 1 लाख किसको पे नहीं कर पाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। तो हु विल कंट्रीब्यूट टू दैट लॉस, वो किसको 1 लाख नहीं मिलेगा सबसे पहले, राइट। वो 1 लाख किस किस फॉर्म में नहीं मिलेगा, पार्टनर्स को रिजर्व्स नहीं मिलेंगे। फिर अगर रिजर्व्स भी कम पड़ते हैं तो पार्टनर को टू दैट एक्सटेंट उनका कैपिटल नहीं मिलेगा। एंड अगर कैपिटल भी कम पड़ रहा है, इसका मतलब फर्म, राइट, मतलब पार्टनर का तो पेमेंट नहीं होगा, उसके साथ क्रेडिटर्स का भी पेमेंट नहीं हो रहा है। इन दैट केस पार्टनर्स हैव टू ब्रिंग कैश सो दैट दे कैन पे ऑफ टू होम थर्ड पार्टीज। थर्ड, इस केस में हम बोलते हैं फर्म इज इंसॉल्वेंट। अगर सी की नौबत आती है, मतलब 1 लाख जो कम पड़ रहा है, उस 1 लाख में क्रेडिटर्स को भी नहीं पूरा मिल रहा है, सपोज क्रेडिटर्स हैव टू आल्सो सफर, तो इन दैट केस पार्टनर हैव टू ब्रिंग सम कैश एंड पार्टनर्स विल, राइट, उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी से कैश लाएंगे एंड दैट विल बी यूज्ड टू पे ऑफ टू द थर्ड पार्टीज। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स? कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स मतलब जो लॉस है वो कौन बियर करेगा, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने यहाँ पे वही लिखा है। हम अकाउंट्स में बोलते हैं पार्टनर्स वोंट गेट लाइक रिजर्व, सरप्लस नहीं मिलेंगे, कैपिटल नहीं मिलेंगे, बिकॉज वी हैव इनसफिशिएंट फंड। लॉ में उसको बोलते हैं कि पार्टनर्स विल कंट्रीब्यूट टू दैट लॉस, ठीक है। और कल मैंने 1-2 एग्जांपल्स दिए थे, राइट, अगर आपने देखे होंगे तो ठीक है। ये एक एग्जांपल था, मैं एक पुरानी मॉड्यूल में से मुझे एग्जांपल मिला है, वो एग्जांपल मैंने लिया है। बहुत पुराना मॉड्यूल है, सीपीटी के टाइम का मॉड्यूल था, उसमें एक एग्जांपल था वो जो मैंने लिया है, राइट। वो मैंने आपके लिए लिख के रखा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, वोंट टेक मोर देन 5 मिनट्स, ठीक है। XYZ are the partners with PSR 3:2:1. Firm's liabilities are, थर्ड पार्टीज को 1 लाख पे करना है, पार्टनर्स के लोन को 20,000 पे करना है, कैपिटल ऑफ ABC 30-30-20 एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस 30,000 है। सो टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म इज 2,30,000। टोटल लाइबिलिटीज कितने? 2,30,000। टोटल असेट्स रियलाइज्ड, दे हैव इंक्लूडेड कैश इन हैंड एज वेल, ठीक है। उसमें टोटल असेट्स रियलाइज्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज 2,90,000। तो उन्होंने हमें बोला है व्हाट इज द डेफिशिएंसी and how the deficiency will be borne by the partners or how the deficiency will be contributed by the partners. This was the question. तो मैं आपको समझाऊंगा एक एक, ठीक है। ये पहले एमसीक्यूज आते थे सीपीटी में, एमसीक्यूज, उसमें एक क्वेश्चन था, ठीक है। ए, इफ, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज कितने आ गए? टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल कितना है? 2,30,000 है। और केस ए में हमारे पास कितने पैसे है टोटल? 2,90,000 है। Therefore, can I say there is a surplus? Total cash 2,90,000, total assets realized 2,90,000 minus total liabilities 2,30,000। मतलब इसमें सबका पेमेंट हो गया, पार्टनर का कैपिटल भी फुल्ली रिपेड हो गया, उसके बाद भी 60,000 बाकी है। This 60,000 will be distributed between XYZ in their profit sharing ratio, right? 3:2:1, that is X को मिलेगा 30,000, Y को मिलेगा 20,000 and Z को मिलेगा 10,000। If there is a surplus, there is no problem at all. सबसे अच्छी बात सरप्लस होना। फिर केस बी में ट्राई टू अंडरस्टैंड, उन्होंने क्या पूछा है? टोटल असेट्स रियलाइज आर 2 लाख, लाइबिलिटीज 2,30,000 है, सो देयर इज अ डेफिशिएंसी। देयर इज अ डेफिशिएंसी, कितनी डेफिशिएंसी? टोटल लाइबिलिटीज आर 2,30,000 माइनस हमारे पास कैश खाली 2 लाख है, सो इट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द फर्म दैट दे कैन नॉट पे टू 30,000, वो 30,000 पे नहीं कर पाएंगे, दैट इज अ डेफिशिएंसी। समझ में आ रहा है? इज द पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट? पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट है क्या? देखो हमें कितने पे करने हैं थर्ड पार्टीज को? ओवरऑल 1,20,000 पे करने। कितना पे करने? अगर आप पार्टनर का लोन भी लेते हो तो 1,20,000, और हमारे पास कैश कितनी है? 2 लाख। कैन वी पे टू द थर्ड पार्टीज इन फुल? यस सर, हम थर्ड पार्टीज को पूरा पेमेंट करेंगे। सो इन दैट केस पार्टनर्स आर नॉट सपोज टू ब्रिंग कैश बिकॉज थर्ड पार्टीज का पेमेंट पूरा हो जाएगा। सो इसको इंसॉल्वेंसी मत बोलो, यहाँ पे डेफिशिएंसी है बट फर्म इंस्टॉलमेंट नहीं है, बिकॉज हम थर्ड पार्टीज को पूरा पेमेंट कर पा रहे हैं। सो जो 30,000 हमारे पास नहीं है वो पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। दिस डेफिशिएंसी विल बी कंट्रीब्यूटेड, मतलब बोन बाय, कैसे होगी ध्यान देना। मतलब 30,000 नहीं मिलेगा, पार्टनर्स को नहीं देंगे तो किसमें से नहीं मिलेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस।
ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेफिशिएंसी मतलब कितना पे नहीं कर पाएंगे। अगर फर्म 30,000 पे नहीं कर पाएगी तो किसको पे नहीं कर पाएगी? पार्टनर्स को पे नहीं कर पाएगी। तो ये जो डेफिशिएंसी होगी दैट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय, राइट, आउट ऑफ फर्स्ट प्रॉफिट्स देन कैपिटल, एंड अगर इंसॉल्वेंट है फर्म तो पार्टनर्स को प्राइवेटली कैश लाना पड़ेगा, प्राइवेट एस्टेट से, ठीक है। तो देखते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ प्रॉफिट्स हमारे पास रिजर्व्स कितने थे? एग्जैक्टली 30,000 थे। सो आई विल से 30,000 से ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसका बाइफर्केशन एक्स वाई जेड, तो इसका रहेगा 3:2:1 में, मतलब इसका 15,000, 10,000 एंड 5,000। डेफिशिएंसी, इसका आंसर है डेफिशिएंसी ऑफ 30,000 विल बी कंट्रीब्यूटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। इसका मतलब X will get 15,000 less, Y will get 10,000 less, and Z will get 5,000 less. They have to contribute towards that loss. So पूरा लॉस कवर हो गया, कुछ कैपिटल में से देने की जरूरत है क्या? नहीं है। So answer of the second was this loss or this deficiency will be contributed out of the profit. Sequence है, पहले reserves that is profit, फिर कैपिटल, एंड वो भी कम पड़ता है तो पार्टनर्स को खुद कैश लाना पड़ेगा। वो केस इंसॉल्वेंसी की होती है, फर्म इज इंसॉल्वेंट। एंड सी केस, ठीक है। आगे, अब इस केस में फर्म हैज रिसीव्ड ओनली 90,000, कितने टोटल पे करने? 2,30,000। तो दिस इज डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी कम इंसॉल्वेंसी है। व्हाई इंसॉल्वेंसी? हमें टोटल इनको कितना पे करना है? 1,20,000 पे करना है। हमारे पास कितने अभी, राइट, 90,000। कैन वी पे टू थर्ड पार्टीज इन फुल? नो सर, हम पे नहीं कर पाएंगे। थर्ड पार्टीज को टोटल 1,20,000 पे करना है, थर्ड पार्टीज को 1,20,000 पे करना है। हमारे पास खाली 90,000 है, तो हमारे पास 30,000 नहीं है। ये 30,000 किसके लिए नहीं है? 30,000 थर्ड पार्टीज को पेमेंट करने के लिए नहीं है। तो आई विल से फर्म इज इंसॉल्वेंट बिकॉज फर्म कैन नॉट पे टू द थर्ड पार्टीज। तो पार्टनर्स को 30,000 एक्चुअल कैश में भी लेके आना पड़ेगा। मतलब उनका तो ये तो मिलेगा ही नहीं, उनको ये चीजें तो मिलेंगे ही नहीं। ए को 30,000 नहीं मिलेगा, बी को 30 नहीं मिलेगा, सी को भी 20 नहीं मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं मिलेंगे। उसके बियॉन्ड ये तो लॉस है ही उनका, उसके बियॉन्ड दे हैव टू कंट्रीब्यूट 30,000। समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान देना कैसे। सो मैं इसको लिखता हूं। सो आई विल से नीचे एंड में लिखता हूं, ध्यान देना, कॉपी करने से बेटर लिखता हूं, ठीक है। यहां पे भी डेफिशिएंसी, देयरफॉर देयर इज अ डेफिशिएंसी। हमारे पास, हमें टोटल 2,30,000 पे करने ओवरऑल लायबिलिटीज, हमारे पास खाली 90,000 कैश है। सो व्हाट इज आवर डेफिशिएंसी? कैन आई से 1,40,000 इज अ डेफिशिएंसी? ये डेफिशिएंसी मतलब फर्म डज नॉट हैव 1,40,000, तो ये कौन बियर करेगा, राइट, कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्स वाई जेड कैसे करेंगे, ध्यान देना। फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट्स मतलब रिजर्व्स, 30,000 के रिजर्व्स, मतलब ए विल नॉट गेट 15,000, बी एक्स विल नॉट गेट 15,000, वाई विल नॉट गेट 10,000 एंड जेड विल नॉट गेट 5,000। ये मिलेगा नहीं। सेकंड, आउट ऑफ कैपिटल, तीनों का मिला के कैपिटल कितना था? देखो तीनों का मिला के 30, 30, 20, 30, 30, 20 दैट इज 80,000। हमें टोटल कितना कंट्रीब्यूट करना है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें टोटल 1,40,000 कंट्रीब्यूट करना है। तो उसमें से 80,000 कैपिटल के थ्रू, पूरा कैपिटल। X will not get his capital, Y will not get his capital, Z will not get his capital in return। अभी भी है, मतलब फिर भी लॉस बाकी है, डेफिशिएंसी बाकी है। इसका मतलब फर्म इंसॉल्वेंट हो चुकी है। ये जब आता है ना थर्ड पोजीशन, तो इसका मतलब हम तो पार्टनर्स को तो पे नहीं करेंगे, उसके बियॉन्ड हम क्रेडिटर्स को भी नहीं पे कर पाएंगे, थर्ड पार्टीज को। तो वो कितना होगा? दैट इज 30,000। तो जाके हमारी पूरी डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाएगी। सो थर्ड इज प्राइवेट एस्टेट। Third is private estate. This will be distributed, right, in PSR. So 15,000 ए को खुद के जेब में से लाना पड़ेगा,
Y को 10,000 लाना पड़ेगा एंड Z को 5,000 लाना पड़ेगा। देखो, सो ओवरऑल आप देखते हो A को टोटल 60,000 का लॉस X को 60,000 का लॉस झेलना पड़ेगा, इसको कितने का लेना पड़ेगा, आई थिंक 50,000 का, और इसको लेना पड़ेगा 25-30। आप ऐसे पकड़ के चलो। आई थिंक सुयोग हैज रेज्ड द हैंड। ओके, ठीक है। आई सिंपली मीन यहाँ पे फर्म इंसॉल्वेंट भी है। जब ये थर्ड स्टेज आएगी ना, व्हेन पार्टनर्स आर सपोज्ड टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम देयर प्राइवेट एस्टेट, मतलब फर्म कैन नॉट पे टू द थर्ड लायबिलिटीज, ये सिचुएशन इंसॉल्वेंसी के। सो आई थिंक दिस एग्जांपल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। सेक्शन में सॉल्यूशन के साथ नहीं दिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेक्शन में सॉल्यूशन के साथ नहीं दिया। नाउ आई विल टेक एन एग्जांपल। एक मॉड्यूल में जो एग्जांपल दिया आपको, मैं वो ओपन करता हूं, ध्यान देना मॉड्यूल में क्या लिखा है। दिस इज योर मॉड्यूल, ये राइट एप्लीकेशन, सॉरी ये रजिस्ट्रेशन का है, लास्ट में। यस, सेक्शन 48 देखो, राइट। उन्होंने आपको सेक्शन 48 सबसेक्शन 8 टॉक्स अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लॉस, डेफिशिएंसी कैसे कंट्रीब्यूट होगी, एंड सबसेक्शन बी सेज सेटलमेंट एसेट कैसे यूज होंगे। क्या लिखा है ध्यान देना, राइट। मैं सेक्शन पढ़ रहा हूं। दिस इज मॉड्यूल। इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन, the following rules shall, subject to the agreement by the partners, be observed. If there is no agreement as to settlement of accounts, so section 48, right, A and B is applicable. First, losses including deficiency of capitals shall be paid first out of profits, next out of capital, and lastly, if necessary, by the partners individually in the proportion in which they were entitled to share the profits. So जो deficiency होती है, that is to be shared, right, by the partners, or right, the deficiency should be paid by out of profits, out of capital, and then privately by the partners in PSR. Second, subsection B says the assets of the firm, including any sum contributed by the partners to make up the deficiencies, मतलब अगर फर्म इंसॉल्वेंट होती है तो पार्टनर्स एडिशनली कैश भी देते हैं, राइट। सो वो कैश पकड़ के, जो कैश इन हैंड प्लस एसेट सेल के उससे जो कैश आ गई, और बाद में जो पार्टनर ने कैश दी है फ्रॉम देयर पर्सनल एस्टेट इफ फर्म इज इंसॉल्वेंट, वो सो टोटल कैश अवेलेबल, राइट। वो क्या बोल रहे हैं, राइट। The assets of the firm, including any sum contributed by the partners to make up the deficiencies of the capital, must be applied in the following manner. पूरी कैश कैसे यूज की जाएगी? In paying the debts of the firm to the third parties, in paying to each partner ratably what is due to him from capital, in paying to each partner ratably what is due to him on account of capital. On account of capital मतलब capital, and due to him from capital means they are talking about, right, loan. And अगर कुछ surplus बचता है तो, right, if residue, that is surplus, if any, shall be divided between the partners in the PSR. Section 48 का एनालिसिस, मॉड्यूल के वर्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान देना। It may be noted that prima facie accounts between the partners shall be settled in the manner prescribed by the partnership deed. अगर आपको कोई पूछता है partners want to settle the accounts after dissolution, how they should settle, first answer is as per partnership deed. If there is no partnership deed, then as per section 48. समझ में आ रहा है? As per section 48. Section 48 एक बोलता है deficiency कैसे contribute की जाएगी, and subsection B बोलता है कि assets कैसे apply किए जाएंगे, sequence क्या रहेगा। आगे क्या लिखा है देखो, the above mentioned rules apply subject to any agreement between the partners. सेक्शन 48 में जो रूल्स दिए, दो रूल्स दिए, डेफिशिएंसी शेयर करने का रूल दिया है एंड असेट्स को अप्लाई करने का रूल दिया है। सेक्शन 48 गिव्स टू रूल्स, वन हाउ द डेफिशिएंसी विल बी कंट्रीब्यूटेड, एंड सेकंड हाउ द असेट्स विल बी अप्लाइड। ये दोनों रूल्स कब एप्लीकेबल, उन्होंने क्या लिखा है देखो, राइट, द अबव मेंशन रूल्स अप्लाई
राइट, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 48 की सेकंड लाइन पढ़ो, राइट, मेरा कर्सर है, आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। The above mentioned rules apply subject to any agreement between the partners. If there is no agreement, then section 48, otherwise agreement. The rule laid down in section 48 just specified as to what will be the mode of settlement of the accounts in usual course of the business. Section 48 बोलता है कि अगर business के accounts close करने हैं तो कैसे किए जाएंगे. But if the partners by their agreement express any different intention as to the mode in which losses will have to be borne eventually, or the manner in which capitals and advances will to be paid to any partner, such an intention must be given effect to. यहाँ पे लिखा गया है कि अगर पार्टनर्स ने कुछ अलग एग्रीमेंट किया है फॉर द सेटलमेंट ऑफ देयर कैपिटल एंड लोन्स, अगर पार्टनर ने कुछ ऐसे एग्रीमेंट किया है कि उनका लोन भी कैपिटल के साथ ही रिपे किया जाएगा, उसको पहले नहीं पे किया जाएगा, सपोज ऐसे कुछ एग्रीमेंट है, तो सेक्शन 48 नहीं एप्लीकेबल होगा, सेक्शन राइट एग्रीमेंट एप्लीकेबल होगा. सेक्शन 48 को सेट असाइड कर दो, एग्रीमेंट को फॉलो करो. तो उन्हें वही लिखा है, राइट, इफ देयर इज अ स्पेसिफिक रूल. ये रूल किसके लिए? कैपिटल एंड लोन रिपेमेंट के लिए. क्रेडिटर्स का रिपेमेंट हमेशा पहले होगा, फिर आपका एग्रीमेंट कुछ भी हो, सबसे पहले किसका पेमेंट होगा? क्रेडिटर्स का होगा. ये रूल्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेक्शन 48 में जो रूल्स दिए दे आर सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट, बट एग्रीमेंट कैन नॉट मेक दैट कि क्रेडिटर्स को एंड में पेमेंट मिलेगा. सबसे पहले क्रेडिटर को ही मिलेगा, फिर एग्रीमेंट कुछ भी क्यों ना बोले. एग्रीमेंट किसके लिए माना जाएगा? रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय द पार्टनर एंड रीपेमेंट फॉर द कैपिटल ऑफ द पार्टनर. वही लिखा है उन्होंने, राइट. यहाँ पे देखो, द रूल्स लेड डाउन इन द सेक्शन 48 just specified, ऊपर जो लिखे उन्होंने, as to what will be the mode of settlement of the accounts in the usual course of the business. But if partners by an agreement, right, express any different intention as to the mode in which losses will have to be borne eventually, or manner in which capitals and advances will be paid to any partner, such intention must be given effect. अगर पार्टनर्स ने कुछ एग्रीमेंट किया है कि लॉसेस को कैसे बियर करना है, एग्जांपल अगर आपने पीएसआर की जगह कुछ अलग रेशियो डिसाइड किया है, तो उस केस में जो डिफिशियंसी आती है दैट विल बी बोर्न नॉट इन पीएसआर बट इन दैट रेशियो. लाइक गार्नियर वर्सेस मरे केस में डिफिशियंसी जो आती है वो कैपिटल रेशियो में शेयर होती है. एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से सेक्शन 48 से कि वो आप किस रेशियो में शेयर करोगे? यू विल शेयर इन पीएसआर. सो गार्नियर वर्सेस मरे केस कैपिटल रेशियो की बात करता है, एंड सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पीएसआर की बात करता है टू शेयर द डेफिशिएंसीज. तो उन्होंने वही बोला है, अगर पार्टनर ने कुछ अलग डिसाइड किया है तो हम उसको इफेक्ट देंगे, ना कि सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. आगे लिखा है उन्होंने, राइट. However, any such agreement cannot affect the rights of the creditor. This is very important. This is very important. However, any such agreement cannot affect the rights of the creditor. Like agreement में आपने बोला है कि पहले पार्टनर का पेमेंट होगा डिसोल्यूशन पे और बाद में क्रेडिटर का पेमेंट होगा. Is it allowed? No, because ideally you should pay to the third parties first and then partners. पार्टनर का पेमेंट कैसे होगा ये आप एग्रीमेंट से डिसाइड कर सकते हो. पार्टनर का पेमेंट कैसे करना है ये आप आपका म्यूचुअली डिसाइड करो, बिकॉज इवन आप ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है. आप राइट, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश आपके एफआई में है एंड इंटर में है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वहां पे आपको मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना वो चीजें और क्लियर हो जाएगी. अगर पार्टनर ने कुछ डिसाइड किया है तो पेमेंट वैसे होगा, बट दैट इज एप्लीकेबल टू द रिपेमेंट ऑफ देयर लोन एंड देयर कैपिटल. दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू रिपेमेंट ऑफ द थर्ड पार्टीज. थर्ड पार्टीज का सीक्वेंस हमेशा सेम रहता है इवन इफ पार्टनर अदरवाइज डिसाइड्स. सो एक सेक्शन 44 था जिसको एग्रीमेंट ओवरराइड नहीं कर सकता, एंड दूसरा है कि पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर्स का जो फर्स्ट सीक्वेंस है उसको भी एग्रीमेंट ओवरराइड नहीं कर सकता. सो एनी एग्रीमेंट विच सेज कि क्रेडिटर्स का पेमेंट लास्ट में होगा, पहले पार्टनर का पेमेंट होगा, इज रॉन्ग टू दैट इफेक्ट. वो एग्रीमेंट उस लिए वॉइड है, उसके लिए वो लीगल नहीं है. सबसे पहले किसका पेमेंट होगा? क्रेडिटर का ही होगा. आगे, द सिग्निफिकेंस ऑफ फोरगोइंग प्रोविजंस इज दैट, ये जो ऊपर के प्रोविजंस है उनका इंपॉर्टेंस क्या है? राइट, इज दैट इफ, राइट, क्या लिखा है?
assets of the firm are insufficient to pay off the liabilities of the firm, including the amount due to each partner on account of the capital. ये कब प्रॉब्लम है? हमारे पास कैश कम है, वी हैव सरप्लस, तो टेंशन ही नहीं रहे, सबका पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद भी पार्टनर को एक्स्ट्रा मिलेगा. प्रॉब्लम कब आता है? when we have when there is deficiency, when there is less assets than the liabilities. If the assets of the firm are not sufficient to pay off the liabilities of the firm, including the amount due to each partner on account of capital, each partner would eventually be liable to contribute toward the losses, including the deficiencies, in the proportion in which they were entitled to share the profits. So उन्होंने वही लिखा है. सेक्शन 48 का टेंशन कब लेना है? जब हमारे पास डेफिशिएंसी है. सरप्लस है तो कोई टेंशन नहीं, सरप्लस के लिए तो सबका पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो पार्टनर का रहेगा. प्रॉब्लम कब आता है? व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी. तो यहाँ पे लिखा गया इन केस ऑफ डेफिशिएंसी पार्टनर्स विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेफिशिएंसी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आगे दिस इज एन एग्जांपल जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था. X and Y were the partners sharing profit losses equally. उनका रेशियो इक्वल है एंड X की डेथ हो गई एंड फर्म डिसॉल्व हो गई. ऑन टेकिंग द पार्टनरशिप अकाउंट्स, राइट, हमें क्या मिला? X has contributed 6,60,000 to capital and Y only 40,000. X का कैपिटल कितना है? 6,60,000. Y का कैपिटल कितना है? 40,000. The assets amounted to only 2 lakhs. इनका कैपिटल के लिए हमारे पास कितने हैं? खाली 2 लाख से. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं यहाँ पे लिख के जल्दी समझाता हूँ. 6,60,000 एंड 40. मॉड्यूल में एग्जांपल है तो पता होना चाहिए उसका आंसर. उन्होंने बोला एक्स का कैपिटल है 6,60,000, वाई का कैपिटल है 40, बराबर. टोटल इन दोनों को मिला के कितना पे करना है? 7 लाख वर्सेस कैश अवेलेबल इज जस्ट 2 लाख. थर्ड पार्टीज का पेमेंट हो गया, राइट. थर्ड पार्टीज का पेमेंट होने के बाद हमारे पास कैश खाली कितनी है? 2 लाख है. सो कैन यू पे 2 लाख टू पार्टनर्स? अब पार्टनर्स को तो 7 लाख पे करने, हमारे पास खाली कितने? 2 लाख है. तो अब हम क्या करेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो 2 लाख किसको देंगे? एक्स को देंगे, वाई को देंगे, दोनों में झगड़े होंगे. तो हम क्या बोलेंगे? जो लॉस है, कितनी डेफिशिएंसी आ गई? डेफिशिएंसी आ गई 5 लाख की. ये डेफिशिएंसी आ गई. This deficiency, Indian Partnership Act says, Section 48 says, to be borne by X, Y, Z in their PSR which was equal. मतलब X को कितना लॉस होगा? 2,50,000 का रहेगा. Y का लॉस कितने का रहेगा? 2,50,000 का रहेगा. Therefore, अब X का फाइनल कैपिटल कितना होगा? X का कैपिटल 6,60,000 था और उसको कितना लॉस झेलना पड़ेगा? 2,50,000, बराबर. उसको 2,50,000 नहीं मिलेंगे. जो हम पे नहीं करेंगे वो हम पीएसआर में पे नहीं करेंगे. वाई का कैपिटल कितना था? 60. सॉरी, इसका कैपिटल कितना था? 40. एग्जांपल, इसका कैपिटल कितना था? 40. इसका लॉस कितना हो गया? 2,50,000. इसको नहीं मिलेगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कितना आ गया? इफ यू फाइंड आउट 6,60,000 माइनस 2,50,000, थोड़ा मैं ऐसे लिखता हूं तो जल्दी समझ में आएगा. एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है. एक्स का 6,60,000 है, वाई का कितना है? 40,000 था. इन दोनों को 2,50,000 का लॉस झेलना पड़ेगा. सो ये आ जाएगा कुछ तो 4,10,000. एक्स का कैपिटल कितना बचेगा? 4,10,000. वाई का निगेटिव कैपिटल हो जाएगा. कितना कैपिटल निगेटिव हो गया? 2,10,000. वाई का क्या कैपिटल निगेटिव हो जाएगा. नाउ दिस नेगेटिव, ये जो किसी का डेबिट बैलेंस होता है, हमने इंसॉल्वेंसी, हमने पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में सीखा था, इसका कैपिटल जो रहेगा लॉस, जो सॉल्वेंट पार्टनर है उसको झेलना पड़ेगा. तो उसके कैपिटल से माइनस होगा, इसका कैपिटल 0 हो जाएगा एंड ये लॉस इसको झेलना पड़ेगा. मैंने इसका लॉस इसको दे दिया. इसका कैपिटल कितना हो गया एंड में? 2 लाख. इसका कैपिटल कितना हो गया? 0. सो 2 लाख किसको मिलेंगे? एक्स को. 2 लाख किसको मिलेंगे? एक्स को. अगर मैं गार्नियर वर्सेस मरे केस फॉलो करता तो क्या आएगा?
गार्नियर वर्सेस मरे केस, ध्यान देना। एक्चुअली ये जो मेथड है ना, दिस इज मैक्सिमम लॉस मेथड इन पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। मैक्सिमम लॉस मेथड इन पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश जो कर रहा हूं, ये अपने सिलेबस में नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आप लोगों को, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। आप, नो वन विल आस्क यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं। कितना लॉस हुआ? 5 लाख। एज पर गार्नियर वर्सेस मरे केस, दिस लॉस इज टू बी distributed between the partners in which ratio? In their capital ratio. So ये जो 5 लाख लॉस है, try to understand, this will be distributed in this ratio 6 lakh 60 is to 40,000, 6 lakh 60 is to 40। तो मैं मेरे कैलकुलेटर पे करता हूं, एक मिनट। So let me check, 5 lakhs divided by, एक सेकंड, 5 lakhs divided by 5 lakhs का लॉस है, divided by 7 lakhs। Why 7 lakhs? दोनों का कैपिटल मिला के 7 लाख आता है, उसमें मल्टीप्लाई बाय 6 लाख 60, इसका लॉस हो जाएगा 4,71,000, 4,71,428। दिस लॉस, दिस डेफिशिएंसी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि पीएसआर में शेयर होगी, एंड गार्नियर वर्सेस मरे केस बोलता है, गार्नियर वर्सेस, राइट, एक सेकंड, गार्नियर वर्सेस मरे केस बोलता है कि ये कैपिटल रेशियो में होगा। तो 5 lakhs आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द रेशियो ऑफ 6 lakhs इज टू 6,60,000 इज टू 40,000, माइनस अगर मैं ये 5 लाख करता हूं तो इसका लॉस रहेगा 28,571। सो देखो 5 लाख का लॉस इसमें पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वही 5 लाख का लॉस यहाँ पे कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ एज पर गार्नियर वर्सेस मरे केस। तो अब देखो, अगर पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होता तो एक्स का लॉस 2,50,000 हो रहा है, बट अगर वही कैपिटल रेशियो में हो रहा है तो एक्स का लॉस कितना आ रहा है? 4,71,000। अब देखते हैं कितना बचेगा, 6,60,000 माइनस 4,71,428, इसका है 1,88,000, इसका कैपिटल बचेगा 1,88,572। इसका कितना कैपिटल बचेगा? देखो 40,000 माइनस 28,571, इसका कैपिटल बचेगा कुछ तो 11,429। सो जो हमारे पास 2 लाख है, 2 लाख कैसे बटेंगे? अगर गार्नियर वर्सेस मरे केस है तो 2 लाख कैसे बटेंगे? एक्स को मिलेंगे 1,88,572, वाई को मिलेंगे 11,429। बट अगर वही, अगर आप पार्टनरशिप, अगर आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 48 फॉलो करते हो तो 2 लाख के 2 लाख किसको मिलने वाले थे? राइट, एक्स को। वाई को कुछ मिलता क्या? नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान देना, मॉड्यूल में क्या लिखा है वो पढ़ो, ठीक है? ध्यान देना, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। एक्स की डेथ हो गई, फर्म डिसॉल्व हो गई, एक्स का कैपिटल 6,60,000 है, वाई का कैपिटल 40 है, द एसेट्स आर 2 lakhs, देयरफॉर डेफिशिएंसी कितने की आती? 5 लाख की। वुड हैव बीन शेयर्ड इक्वली, क्या लिखा है उन्होंने? वुड हैव बीन शेयर्ड इक्वली। As per Indian Partnership Act, this deficiency of 5 lakhs will be distributed between the partners in PSR. नीचे क्या लिखा है देखो, if in the above example, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, right? The agreement provided that on dissolution, the surplus assets would be divided between the partners according to respective interest in the capital, and on dissolution of the firm, the deficiency of the capital was found, then assets will be divided between the partners in the proportion of their capital. अगर डीड में लिखा गया है, डीड में अगर कुछ लिखा है तो डीड फॉलो होगी, और डीड में लिखा है कि आपको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो इन दैट केस एक्स स्टेट वुड बी द मेन लूजर, एक्स का ज्यादा सफर, राइट? एक्स विल हैव टू सफर ए हायर लॉस देन द वाई। क्यों? देखो मैंने यहाँ पे आंसर भी निकाला है। अगर आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करते हो तो एक्स को पूरे के पूरे 2 लाख मिलते हैं, बट अगर आप कुछ अलग रेशियो मेंशन किया, लाइक आपने बोला कि जो डेफिशिएंसी होगी, एग्रीमेंट में लिखा है डेफिशिएंसी में हम पीएसआर में नहीं शेयर करेंगे, हम एक्ट नहीं फॉलो करेंगे, हम एग्रीमेंट फॉलो करें, और एग्रीमेंट में लिखा है
deficiency and losses will be shared in case of dissolution in capital ratio. तो x को कितना मिल रहा है 1,88,500, मिलना कितना चाहिए था 2 lakhs. So who will suffer? X will suffer. जिसका ज्यादा कैपिटल होगा वो ज्यादा सफर करेगा in such cases. So मुझे खाली क्या बोलना है, try to understand. If agreement provides for the settlement of the accounts in case of dissolution, agreement will prevail. If agreement is silent, section 48 will prevail. However, right, first case agreement will prevail. अगर agreement में दिया है तो agreement will prevail. However, agreement cannot take away the rights of the creditors. क्या rights of creditors होता है? They get payment in preference. सबसे पहले उनको payment मिलता है. तो that right cannot be taken away by the agreement. Agreement किसके लिए रहेगा? Repayment of capital के लिए रहेगा. Repayment of partner के loan के लिए agreement चल जाएगा. But agreement cannot take away the right of the creditors. सबसे पहले creditor का ही payment होगा और उसके बाद इस कैपिटल का कैसे पेमेंट करना है इसके लिए एग्रीमेंट रहेगा. समझ में आ रहा है? कैपिटल एंड पार्टनर्स के लोन का रिपेमेंट कैसे होगा उसके लिए एग्रीमेंट होगा. तो एग्रीमेंट को हम क्या करेंगे? प्रेफरेंस देंगे. अदरवाइज सेक्शन 48 रहेगा. सेक्शन 48 says whatever is a deficiency or loss is to be borne by the partners in their profit sharing ratio. That deficiency should be contributed out of first profit, second capital, and if required from their private estate. This is section 48. I think आज थोड़ा क्लियर हुआ होगा. I took with an example. कल मैंने लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना ट्राई किया. अभी मैं आपको एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ. एंड ये दोनों मेथड आपके FI अकाउंट्स में है, ये भी मैं बोलता हूँ. सो आगे राइट यहाँ पे. सो दिस इज सेक्शन 48. क्लियर है? आगे come to the last point, public notice. पब्लिक नोटिस हमारा हुआ है, खाली पब्लिक नोटिस कैसे देनी होती है ये समझना है. एंड आई विल गिव वन एग्जांपल. ठीक है? ए पब्लिक नोटिस हैज टू बी गिवन. कब देनी होती है? वी नो ऑन रिटायरमेंट ऑफ or expulsion of a partner from the registered firm. Now why I am saying registered firm? Because वैसे भी unregistered firm के limitations होते हैं. समझ में आ रहा है? So on retirement or expulsion of the partner, हमें क्या करनी होती है? पब्लिक नोटिस देनी होती है. रिटायरमेंट होता है, एक्सपल्शन होता है. द वर्किंग पार्टनर, द पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली मस्ट गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट, अदरवाइज he will be held liable for the acts of the other partners done after his retirement. So public notice कब कब देनी है? On retirement or expulsion. Second, on dissolution of the firm. कल ही हमने देखा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होती है तो पब्लिक नोटिस इज अ मैंडेटरी. अदरवाइज राइट अदर पार्टनर्स विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ राइट वन ऑफ द पार्टनर. अगर फर्म डिसॉल्व होती है, रजिस्टर्ड फर्म डिसॉल्व होती है एंड अगर उसकी पब्लिक नोटिस नहीं देते हो तो इट विल बी एज गुड एज वो डिसॉल्व नहीं हुई है. किसके लिए? थर्ड पार्टीज के लिए. पार्टनर्स को तो पता है वो डिसॉल्व हुई है, थर्ड पार्टीज को पता नहीं होता है. सो डिसोल्यूशन के टाइम राइट partnership must give public notice of its dissolution. Otherwise, if any partner enters into contract with the third party or third party enters into contract with a partner, other partners will be also held liable as if the firm is not dissolved. समझ में आ रहा है? So dissolution के टाइम भी public notice mandatory है. Third, minor के केस में on election to become or not to become a partner in the registered firm by the minor on attaining the majority. 6 months के भीतर उसको नोटिस देनी होती है. जिस दिन वो मेजर हुआ वहां से 6 months और the first time he came to know about his like admission for the benefits, उस तारीख से 6 months whichever is latter. बराबर? सेक्शन 30. तो उस 6 months के भीतर उसको क्या करनी होती है? राइट पब्लिक नोटिस देनी होती है whether he wants to become a partner or he does not want to become a partner. So 3 जगह पे पब्लिक नोटिस देनी पड़ती है. एक्सपल्शन एंड रिटायरमेंट में, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में एंड माइनर के केस में. सर डेथ एंड इंसॉल्वेंसी में हमने पहले ही देखा है. डेथ एंड इंसॉल्वेंसी में पब्लिक नोटिस इज नॉट मैंडेटरी. समझ में आ रहा है? आगे व्हाट डू मैं पब्लिक नोटिस देना? द पब्लिक नोटिस रिलेटिंग टू अबव द मैटर्स इज गिवन. किसको पब्लिक नोटिस देना मतलब क्या? ये नोटिस किसको देनी होती है? राइट
is given by the notice to the ROF. ये पब्लिक नोटिस किसको देनी होती है? रजिस्टर ऑफ द फर्म. व्हाई रजिस्टर ऑफ द फर्म? बिकॉज अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका रजिस्टर ऑफ फर्म में जो पार्टनर्स के नाम रहेंगे वहां से उसका नाम हटाना चाहिए. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि रजिस्टर ऑफ फर्म को पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी है. और यहाँ पे हर जगह पे वर्ड रजिस्टर फर्म लिखा है, देखो. राइट. वैसे भी अनरजिस्टर्ड फर्म्स के सेक्शन 69 पुट्स मेनी लिमिटेशंस ऑन अनरजिस्टर्ड फर्म. तो रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल ए केस अगेंस्ट एनीवन, राइट, देयर पार्टनर्स, देयर फर्म, थर्ड पार्टीज. तो उनके लिए पब्लिक नोटिस बहुत मैंडेटरी है. तो उन्होंने क्या लिखा है? पब्लिक नोटिस किनको देनी होती है? एक, रजिस्टर ऑफ फर्म को पब्लिक नोटिस देनी होती है, राइट. देन बाय पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. फर्म ने उनके ऑफिशियल गैजेट पे, लेटर हेड पे पब्लिक नोटिस देनी चाहिए. सेकंड, राइट, लाइक उनके वेबसाइट पे वगैरह उन्होंने क्या करना चाहिए? उसको पब्लिश करना चाहिए. एग्जांपल, बाय द पब्लिकेशन इन एटलीस्ट one vernacular language newspaper circulating in the district in which place of the business is. एग्जाम्पल, पुणे में हमारी फर्म है, हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप इज इन पुणे. तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो पेपर चलता है मराठी लैंग्वेज, बिकॉज वर्नेकुलर न्यूज़पेपर होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज वाला. ठीक है. तो अगर हम पुणे में हमारा रजिस्टर ऑफिस है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, एंड अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, किसी को एक्सपेल किया जाता है, फर्म डिसॉल्व होती है, राइट, या कोई माइनर जिसको एडमिट किया था बेनिफिट्स के लिए, ऑन अटेनिंग द मेजॉरिटी डिसाइड्स टू बिकम और नॉट टू बिकम पार्टनर, उस केसेस में हमें उस पुणे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो पेपर चलता है, लोकल न्यूज़पेपर, राइट, मराठी न्यूज़पेपर, उसमें हमें नोटिस देनी पड़ेगी. समझ में आ रहा है? बाय पब्लिकेशन इन एटलीस्ट वन. आप एक से ज्यादा में दे सकते हो. लाइक जनरली लोग क्या करते हैं, एक मराठी न्यूज़पेपर में देते हैं और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में देते हैं. दैट इज अ ट्रेंड. बट एटलीस्ट एक पेपर में आपको देना चाहिए. एटलीस्ट वन वर्नेकुलर न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द पार्टनरशिप इज लोकेटेड. सो पब्लिक नोटिस देना मतलब किसको नोटिस देना? एक, रजिस्टर ऑफ फर्म को नोटिस देना. दूसरा, राइट, आपके ऑफिशियल गैजेट में नोटिस होनी चाहिए फर्म के. एंड तीसरा, राइट, एक एटलीस्ट एक वर्नेकुलर न्यूज़पेपर में, राइट, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट कर रहा है, उसमें नोटिस होनी चाहिए. आई विल शो यू एन एग्जांपल. मैंने एक डाउनलोड करके रखा था, राइट, दिस इज एन एग्जांपल. एक सेकंड, आपके स्क्रीन पे ओपन होगा, एक सेकंड. यस, दिस इज अ पब्लिक नोटिस. देखो यहाँ पे पब्लिक नोटिस है, मैंने डाउनलोड किया था गूगल पे सर्च करके. क्या है देखो, पब्लिक नोटिस कब दी है? 29 नवंबर 2018 इन द मैटर ऑफ मेसर्स, वो जो कुछ भी है, ठीक है, वो फर्म का नाम है. एडवर्टाइजमेंट ऑन नोटिस अंडर सेक्शन 63 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932. सेक्शन 63 रिक्वायर्स पार्टनरशिप फर्म टू गिव, राइट, पब्लिक नोटिस. तो उन्होंने सेक्शन 63 रेफर किया है. एडवर्टाइजमेंट ऑन नोटिस, राइट, under section 63 of the partnership act 1932 on reconstitution of the partnership firm. firm क्या हुई है? reconstitute हुई है. it is notified that upon the retirement of the existing partner, कोई एक partner retire हुआ है, the partnership firm, right, जो भी नाम है उनका, is reconstituted on 29th November 2018. now 90% and 10% shares are holding by remaining two partners respectively. नाउ देखो ये नोटिस कब दी गई है? ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. नाउ ये जो पार्टनर रिटायर हुआ है, क्या नाम है उसका? राजीव सिंह सिंह क्या नाम है वो, जो कुछ भी है, ठीक है. आगे से वो लायबल रहेगा क्या पार्टनरशिप्स के एक्ट के लिए? नो. और हमने देखा है पब्लिक नोटिस कैन बी गिवन बाय द एनी ऑफ द पार्टनर. जो आउटगोइंग पार्टनर है वो भी दे सकता है, रिमेनिंग पार्टनर्स भी दे सकते हैं. सो ये फर्म ने नोटिस दी है. नाउ henceforth that Mr. Rajiv will not be held liable for the acts of the firm after his retirement. 29th November onwards, जो भी acts रहेंगे इस firm के, इन acts के लिए that partner will not be held responsible. This is a best example. So,
ऐसी होती है पब्लिक नोटिस, एंड पब्लिक नोटिस इज टू बी गिवन एज पर विच सेक्शन, सेक्शन 63 ऑफ द राइट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. देखो यहाँ पे लिखा है. आगे आगे नेक्स्ट. In other cases where the public notice is required to be given, like register non-registered firm, unregistered firm के केस में क्या होगा, right? It is given by publication in official gazette and at least one vernacular newspaper circulating in the district where the firm to which it relates has its principal place of the business. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो रजिस्टर्ड फर्म है ना, उनको तो बाय पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट नोटिस देनी पड़ेगी, एटलीस्ट एक वर्नेकुलर न्यूज़पेपर में नोटिस देनी पड़ेगी, एंड उसके बियॉन्ड उनको आरओएफ को भी नोटिस देनी पड़ती है. दे नीड टू इन्फॉर्म रजिस्टर ऑफ द राइट पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर ऑफ द फर्म्स. अनरजिस्टर्ड फर्म्स, ये दिस इज टॉकिंग अबाउट अनरजिस्टर्ड फर्म्स. अनरजिस्टर्ड फर्म्स, अनरजिस्टर्ड फर्म्स के अगर पार्टनर रिटायर होता है तो उसको भी नो पब्लिक नोटिस मैंडेटरी है. तो वो किसको नोटिस देगा? एक्सेप्ट रजिस्टर ऑफ द फर्म, बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड. तो वो रजिस्टर ऑफ फर्म को नोटिस देके कोई फायदा है क्या? नहीं. एक्सेप्ट रजिस्टर ऑफ फर्म, दे विल गिव नोटिस इन राइट बाय वे ऑफ पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट और बाय पब्लिकेशन in at least one vernacular newspaper right of a district in which principal place of the business is located. So public notice के लिए फर्म्स को दो में डिवाइड किया गया, रजिस्टर्ड फर्म एंड अनरजिस्टर्ड फर्म. रजिस्टर्ड फर्म तीन वे से पब्लिक नोटिस देगी. एक, बाय गिविंग पब्लिक नोटिस टू द आरओएफ, इंटीमेटिंग टू द आरओएफ. सेकंड, राइट पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट. एंड तीसरा रहेगा वर्नेकुलर न्यूज़पेपर में राइट ऐड करके. अनरजिस्टर्ड फर्म के केस में दो तरीके से हो जाएगा, एक्सेप्ट रजिस्टर ऑफ फर्म को इन्फॉर्म करना नहीं पड़ता है उनको, बाकी पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट एंड बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट इन एटलीस्ट वन लाइक वर्नेकुलर न्यूज़पेपर में वो कर सकते हैं. सो दैट इज द थिंग. आगे क्या लिखा है? ए पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन द फॉलोइंग केसेस: डेथ ऑफ ए पार्टनर and insolvency of a partner. What happens if you don't give public notice? ये आपको पता है, जस्ट मैं समझा रहा हूं, मैं पढ़ के दिखा रहा हूं. A public notice need to be given for the important matters. However, where it is required, when it is required, and if public notice is not given, what will happen? A, where there is to be election on whether right a minor is to become partner or not, right, on attaining the majority. अगर माइनर के पास चॉइस है आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी whether he wants to become a partner or he does not want to become a partner, and if he fails to give public notice, तो हमने सेक्शन 30 में देखा है, it is deemed that he has accepted to become the partner and he will be held retrospectively liable from the date he became partner. So अगर माइनर को पार्टनर होना है बाद में, minor after becoming major wants to be a partner, he can give that public notice कि he wants to be a partner. Even if he fails to give public notice, फिर भी वो पार्टनर अपने आप बन जाता है. अगर उसको पार्टनर नहीं होना है तो he must give public notice कि he does not want to be a partner, continue as a partner. So क्या लिखा है ध्यान देना. If public notice is not given, the minor is deemed to have become partner on the expiry of 6 months. If on retirement of a partner, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पे पब्लिक नोटिस मैंडेटरी है. अगर पार्टनर नहीं देता तो क्या होगा? he will be held liable for all the acts even after his retirement done by other partners using his name. He will be treated as partner by holding out. ठीक है, क्या लिखा है देखो. Public notice is not given, then the retiring partner as well as other partners continue to be liable as a partner to third parties for the firm's acts done after the retirement. Such retired partner will be held liable, right, if on expulsion of the partner, किसी पार्टनर को एक्सपेल करते हो under 3 conditions: right is given by the contract, majority and in good faith. बराबर ना? अगर ऐसे 3 कंडीशन के साथ रेगुलर एक्सपेल्शन होता है, इरेगुलर, रेगुलर एक्सपेल्शन. रेगुलर एक्सपेल्शन होता है तो पब्लिक नोटिस देना जरूरी है. वो एक्सपेल पार्टनर भी दे सकता है
या बाकी पार्टनर भी दे सकते हैं। अगर वो नहीं देते हो तो he will be held liable along with other partners for all those acts done after his expulsion. वही लिखा होगा, public notice is if not given, right? Public notice is not given, right? The expelled partner and other partners continue to be liable, right, to the third parties for the firm's acts done after the expulsion. मतलब जो बाहर जा रहा है, अगर बाकी पार्टनर्स पब्लिक नोटिस नहीं देते तो उसने खुद होके तो पब्लिक नोटिस देनी चाहिए। क्यों? बिकॉज ही शुड एब्सॉल्व हिमसेल्फ फ्रॉम द लायबिलिटीज आफ्टर हिज रिटायरमेंट। समझ में आ रहा है? अगर वो रजिस्टर फर्म है तो 3 तरीके से पब्लिक नोटिस देगा, एंड अगर अनरजिस्टर्ड है तो एक्सेप्ट रजिस्टर फर्म बाकी 2 तरीके से पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी। इफ ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पब्लिक नोटिस इज नॉट गिवन, राइट, all the partners continue to be liable to the third parties for the acts of the firm done after the dissolution of the firm. So we know all these things. ये just एक summary type है। अगर हमने public notice नहीं दी तो क्या होगा? Clear है? So this is the public notice. यहाँ पे ये मेरा चैप्टर खत्म हो जाता है। एक बार इस चैप्टर में क्या क्या था देखो, कुछ मिस नहीं होना चाहिए मेरे से। एक पॉइंट मैंने बाजू में रखा था, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म हमने देखा, राइट, does not provide for the compulsory registration of the firm. बराबर? You cannot force other partners to be a partner of the registered firm. फिर हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर क्या है। रजिस्ट्रेशन कैन बी डन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मे बी फर्म स्टार्ट होने के पहले, फर्म स्टार्ट होने के बाद भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? बट पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब इंपॉर्टेंट रहता है, टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कब मायने में आता है, कब मायने रखता है? when firm wants to file a case against someone, third parties or other partners, etc. when they file a case, when they institute a suit, right, at that point of time firm should be registered. That is one, firm should be registered. And second क्या है, right, section 69 वो बोलता है। and दूसरा क्या है कि the name of the partners must be in the register of the firm. रजिस्टर ऑफ द फर्म्स में उन पार्टनर्स का नाम होना मैंडेटरी है। सो राइट, अगर ऐसे नहीं है तो सच फर्म कैन नॉट फाइल ए केस। अगर उनको केस फाइल करनी है, अगर वो केस फाइल करके बैठे हैं तो वो केस विड्रॉ करो, फर्म को रजिस्टर करो, जो भी पार्टनर से उनके नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में डाल दो, एंड फिर से केस फ्रेश केस डाल दो, योर केस विल बी एक्सेप्टेड। उसके बाद एक प्रोसीजर थी, हमें वो एक फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, वो फॉर्म फिल करके रजिस्टर ऑफ फर्म को देना होगा विद प्रिस्क्राइब फीस, राइट। ऑन दैट डेट जब हम वो पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब देते हैं, फीस पे करते हैं, उस दिन से ही हमारा रजिस्ट्रेशन क्या होता है, विद राइट स्टार्ट हो जाता है। बाद में वो उसको वेरीफाई करेगा और हमारे फर्म की एंट्री कहाँ पे करेगा, रजिस्टर ऑफ फर्म में करेगा। So registration is not from the date when he enter in the register of the firm, when he makes the entry in the register of the firm, but it is from the date when we submitted the documents along with the prescribed fees. समझ में आ रहा है? So try to understand, this is very important. फर्म का रजिस्ट्रेशन कब से होता है? From the date we submitted the documents along with the fees. ठीक है? रजिस्टर ऑफ फर्म में एंट्री करना इज अ रूटीन टास्क ऑफ द रजिस्टर ऑफ द फर्म। देन आगे, राइट, सेक्शन 69 टॉक्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। उसमें हमने पहले देखा था, अनरजिस्टर्ड फर्म्स पार्टनर कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट अदर पार्टनर्स, दे कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट द फर्म फॉर द राइट्स अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राइट, सूट बिटवीन द पार्टनर्स एंड फर्म। पार्टनर्स एक दूसरे के अगेंस्ट केस नहीं डाल सकते, राइट, ना ही फर्म के अगेंस्ट केस डाल सकते, ना ही फर्म पार्टनर्स के अगेंस्ट केस डाल सकती है फॉर राइट्स अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। किसी पार्टनर को सैलरी देना है, आपने डीड में डिसाइड किया, एंड बाद में अगर आप उसको सैलरी नहीं देते हो तो अगर वो फर्म अनरजिस्टर है, दैट पार्टनर कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट द अदर पार्टनर्स बिकॉज दैट राइट अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। ऑल दोज राइट्स व्हिच अराइजेस अदर देन द कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए आप केस फाइल कर सकते हो, किसके अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकते हो। अगर आप अनरजिस्टर्ड फर्म हो या अगर आप अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर हो, एंड अगर आप कोई राइट इन्फोर्स करना चाहते हो विच अराइजेस अदरवाइज देन कॉन्ट्रैक्ट, तो आप कभी भी केस फाइल कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट फॉर
राइट्स अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप उनको इन्फोर्स करना चाहते हो तो ओनली रजिस्टर्ड फर्म कैन डू दैट, अदर फर्म्स अनरजिस्टर्ड फर्म्स कैन नॉट डू दैट। वो हमने देखा था, ठीक है। दूसरा था अनरजिस्टर्ड फर्म और इट्स पार्टनर कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट द अदर और थर्ड पार्टीज। However, third parties can file case against the firm for rights arising out of the contract. उसके बाद था claim to set off not exceeding ₹100। So अगर कोई थर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड फर्म के अगेंस्ट केस डालती है, अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट क्लेम द सेट ऑफ इन एक्सेस ऑफ ₹100। So section 69 allows you to set off in less than 100, but वो मैंने बोला था वो पागल बनती रहेगी। Which rights are not hampered by the section 69? Which rights are not limited? 1. Unregistered firm's partner can always file case against firm or other partners for dissolution of the firm. Okay, मतलब देखो कहाँ पे किधर गया वो? हाँ, right of a partner to sue for the dissolution of the firm, section 44 of the IPA. Section 44 gives right to the partner to file case against other, right? File case for dissolution, to seek the dissolution, insanity, permanent incapability, बराबर, misconduct, याद है या भूल गए? राइट, misconduct था, उसके बाद persistent breach of agreement था, just and equitable grounds, ऐसे 5-6 grounds थे। ये वाला देखो, insanity, right, permanent incapacity, misconduct, persistent breach of the contract, transfer of interest, persistent losses and other just and equitable ground पे partner has a right to go to the court and file a case and to ask for the dissolution. This right cannot be taken away by the agreement. Even this right is always there for registered as well as plus unregistered firm. ऐसे लिंकिंग होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये समझ में आना चाहिए। ये जो राइट्स देखे हमने पार्टनर के, राइट, ये राइट्स कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है, कोई भी पार्टनर, वो रजिस्टर्ड फर्म का क्यों ना हो या अनरजिस्टर्ड फर्म का क्यों ना हो, उसको ये राइट हमेशा रहेगा। तो सेक्शन 44 इज लाइक ए बॉस, आप बोल सकते हो, एग्रीमेंट को भी ओवरराइड करता है एंड इवन अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स भी सेक्शन 44 का एडवांटेज ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा जाएगा, like under XYZ is unregistered firm, X has become insane and therefore Y and Z applies to the court to, right, to seek the dissolution. Can unregistered firm file a case for this is the question. नहीं, हम जनरली बोलते हैं यार अनरजिस्टर्ड फर्म केस फाइल नहीं कर सकती, तो हम बोलते हैं नो, अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस, हमारा आंसर आता है, बट दिस इज रॉन्ग। अनरजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल केस अंडर सेक्शन 44, डिसोल्यूशन के लिए वो केस कर सकते हैं। अगर कोई पार्टनर इंसेन हुआ है, उसके लिए बाकी पार्टनर्स और इंसेन फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड, इंसेन पार्टनर्स, क्लोज फ्रेंड कैन फाइल केस इवन इफ द फर्म इज अनरजिस्टर्ड। तो ये लिंकिंग होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आगे हमने क्या देखा, कौन से राइट्स हमेशा इंटैक्ट रहेंगे? सेक्शन 44 का राइट हमेशा इंटैक्ट रहेगा, टू सीक द डिसोल्यूशन बाय इंटरवीनिंग द कोर्ट। समझ में आ रहा है? द पावर्स ऑफ, क्या लिखा है ध्यान देना यहाँ पे, राइट, देखो मैंने वहां पे वीआईपी किया था, पहले ही करके रखा था, द राइट ऑफ ए पार्टनर टू sue for the dissolution of the partnership, that right is given by section 44, or for the accounts of the dissolved firm, or for the share of the property of the dissolved firm। यहाँ पे उसकी लिंकिंग आ गई सेक्शन 44 की। The power of an official assignee or receiver of the court to realize the property of the insolvent partner from the unregistered firm, वो प्रॉपर्टी रियलाइज करके उसके लायबिलिटीज पे करने के लिए क्या करेगा, यूज करेगा। The right of the third parties to proceed against the unregistered firm or any of its partner, and last one, the rights of unregistered firm to enforce a right arising otherwise than out of the contract। क्लियर है? So this is important। अल्ट्रेशन, ये बच्चों ने मुझे पूछा था, सर कैन वी चेंज राइट डीड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? यस, यू कैन चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट यू शुड हैव कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अल्ट्रेशंस इन द डीड लिखा है, क्या है ध्यान देना।
if any alteration relating to the following matters takes place in case of registered firm, a statement or the intimation is to be sent to ROF for incorporating the necessary changes in the register of, ये रजिस्ट्रार नहीं है, ये रजिस्टर ऑफ फर्म है, रजिस्टर ऑफ फर्म। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जो रजिस्टर है उसमें जो चेंजेस करने चाहिए वो चेंजेस अगर हमारे इसमें होते हैं तो हमें काम करना है, उसको इन्फॉर्म करना है सो दैट ही विल मेक द चेंजेस। एग्जांपल, अगर हम किसी को एडमिट करते हैं, हमने देखा है ये, अगर हम किसी को एडमिट करते हैं तो उसका नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में होना चाहिए। यस सर, होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका नाम नहीं रहेगा, अगर हम केस फाइल करते हैं तो हमारी केस डिसमिस हो जाएगी। समझ में आ रहा है? सो चेंज इन द नेम ऑफ द फर्म, अगर फर्म का नेम चेंज होता है तो हमें आरओएफ को इंटीमेट करना होगा। और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द रजिस्टर्ड फर्म, फर्म का नाम चेंज होता है, रजिस्टर, हमारा रजिस्टर ऑफिस चेंज होता है, ये हमने इन्फॉर्म करना चाहिए। चेंजेस इन द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर, अगर पार्टनर्स के नाम चेंज होते हैं, उनके एड्रेसेस चेंज होते हैं, वो भी हमने आरओएफ को इन्फॉर्म करना चाहिए। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एंड इट्स डिसोल्यूशन, देखो ये कहां पे आ गया, पब्लिक नोटिस, ये पब्लिक नोटिस के साथ लिंक करो इसको। क्या लिखा है? चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। एडमिशन के केस में हमने बोलना चाहिए। क्यों एडमिशन के टाइम क्यों बोलना चाहिए? बिकॉज अगर हम बाद में केस फाइल करते हैं एंड अगर उस पार्टनर का नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में नहीं है तो फर्म स्ट्रेट अवे केस को डिसमिस करेगी। टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ हमने राइट किसको इन्फॉर्म करना चाहिए? राइट आरओएफ को इन्फॉर्म करना चाहिए। वी शुड मेक श्योर कि उसका नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में रहे। रिटायरमेंट एंड डेथ इज अ रिकंस्टिट्यूशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपेल्शन इज अ रिकंस्टिट्यूशन। तब पार्टनर्स ने क्या करना चाहिए? रजिस्टर फर्म के पार्टनर्स ने पब्लिक नोटिस देनी चाहिए। और पब्लिक नोटिस में हमने देखा एक नोटिस किसको भी देनी होती है? आपके रजिस्टर ऑफ फर्म को देनी होती है। तो वही लिखा है, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म और इट्स डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में भी पब्लिक नोटिस मैंडेटरी थी, बराबर ना? 3 जगह पे पब्लिक नोटिस मैंडेटरी थी, एक रिटायरमेंट और एक्सपेल्शन, दूसरा डिसोल्यूशन एंड तीसरा माइनर के केस में। तो वही लिखा है, यहाँ पे आ गया आपका रिटायरमेंट और एक्सपेल्शन, यहाँ पे आ गया रिटायरमेंट और एक्सपेल्शन, दूसरा डिसोल्यूशन एंड तीसरा आ गया इलेक्शन ऑफ ए माइनर पार्टनर ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी, राइट, टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू हिज रिलेशन। वही लिखा है उन्होंने, तो अलग कुछ नहीं लिखा है, लिंकिंग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो उन्होंने क्या बोला है कि whenever there is a changes in the firm or alterations we should intimate register of the firm। अगर firm registered है they should intimate register of the firm, right, about these changes, like change in the name of the firm, change in the place of the business, changes in the name of the partners or their addresses। एडमिशन के टाइम बोलना चाहिए, रिटायरमेंट, डेथ, रिटायरमेंट एंड एक्सपेल्शन के टाइम बोलना चाहिए, डिसोल्यूशन के टाइम उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। एंड जब माइनर पार्टनर अटेन्स मेजॉरिटी एंड डिसाइड्स टू बिकम और नॉट टू बिकम पार्टनर, वो भी डिसीजन हमने आरओएफ को इन्फॉर्म करनी चाहिए। एंड राइट, पेनल्टी फॉर फॉल्स पर्टिकुलर्स, अगर हम कोई गलत चीज प्रेजेंट करते हैं, गलत हम लिख के देते हैं या कोई गलत इंफॉर्मेशन आरओएफ को देते हैं, उसके लिए पेनल्टी रहती है। इफ एनी पर्सन सप्लाइज फॉल्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन टू द रजिस्टर, गलत इंफॉर्मेशन देता है और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है एंड बाद में वो प्रूव होता है वो गलत है, वो इनकम्प्लीट है, तो क्या होगा? और साइंस एनी स्टेटमेंट containing false or incomplete information to be supplied to the register of the firm, he is punishable with the imprisonment which may extend to 3 months or with fine or with both। If you give false or incomplete information to register of the firm, आपको 3 months की क्या हो सकती है? मैक्सिमम सजा हो सकती है, जेल में जाना पड़ेगा या आपको फाइन देना पड़ेगा। दैट फाइन प्रिस्क्राइब फाइन दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, और आपको दोनों वो पनिशेबल ऑफेंस होगा, राइट, मतलब आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, फाइन भी देना पड़ेगा और आपको जेल में भी जाना पड़ेगा। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ द फर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड ग्रांट ऑफ द कॉपीज,
अब ये जो रजिस्टर ऑफ फर्म के पास जो हम इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं, सपोज एक फर्म है, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है आरओएफ को, कैन आई हैव एक्सेस टू दैट, मैं जाके चेक कर सकता हूं क्या? यस, इफ आई पे द प्रिस्क्राइब्ड फीस। क्या लिखा है ध्यान देना, द रजिस्टर ऑफ द फर्म शैल बी ओपन, वो रजिस्ट्रार नहीं होना चाहिए, वो रजिस्टर होना चाहिए, वहां पे स्पेलिंग एरर है, रजिस्टर ऑफ द फर्म, ठीक है, रजिस्टर ऑफ द फर्म, वो जो रजिस्टर रहेगा चेक करने के लिए, द रजिस्टर ऑफ द फर्म शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन, राइट, किसी को भी जाके वो रजिस्टर ऑफ द फर्म चेक कर सकता है, कोई भी जाके चेक कर सकता है, इज ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। लॉ कभी भी फीस के बारे में नहीं बोलता, वो रूल्स के थ्रू फीस आ जाते हैं, समझ में आ रहा है? लॉ कभी भी फीस के बारे में नहीं बोलता। एग्जांपल, व्हीकल एक्ट डज नॉट टॉक अबाउट द पेनल्टीज, फाइन के बारे में नहीं बोलता है, उसके रूल्स अलग से आते हैं, एंड फीस हमेशा वो या फाइन्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। सो यू कैन नॉट टेक द हेल्प ऑफ द लॉ, लॉ में लिखा होगा प्रिस्क्राइब फीस, एंड वो फीस रूल्स के थ्रू नोटिफाई की जाएंगे, ऑफिशियल गैजेट के थ्रू नोटिफाई की जाएंगे। तो वही उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि रजिस्टर ऑफ द फर्म्स इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन, कोई भी जाके चेक कर सकता है, बट यू हैव टू पे द प्रिस्क्राइब्ड फीस। सेकंड, फर्दर all statements, notices and intimations filed with the registrar shall be open to inspection subject to prescribed conditions and payment of the prescribed fees। जो जो हमने intimations दिए हैं, जो जो हमने notices, public notice दी है, obviously हमने रजिस्टर को भी दी होगी, अगर हमारी फर्म रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर है तो हमने रजिस्टर ऑफ फर्म्स को भी नोटिस दी होती है। जो भी हमने स्टेटमेंट्स फाइल किए, दे आर आल्सो अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, बट हमें कंडीशन, जो भी उनकी कंडीशन होगी वो फुलफिल करनी होगी, एंड हमें उनकी फीस पे करनी पड़ेगी। द रजिस्ट्रार, राइट, शैल आल्सो ऑन एप्लीकेशन, दैट ऑफिसर ऑन एप्लीकेशन furnish to any person on payment of the prescribed fees as a certified copy, right, of any entry in the register of the firm। वो हमें उसके जेरोक्स भी निकाल के दे सकता है, बट हमें उसकी फीस पे करनी होगी। एग्जाम्पल, राइट, एक फर्म ने हमारे अगेंस्ट केस डाली है, मेरे अगेंस्ट केस डाली है, एंड मैं रजिस्टर में जाके बोलता हूँ कि उन्होंने हमारे अगेंस्ट केस डाली है, लेट मी चेक हु आर द पार्टनर्स, रजिस्टर में कौन है। सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स एंड एक्चुअल में, मतलब रजिस्टर में 3 पार्टनर्स है और एक्चुअल में 4 पार्टनर्स है, तो मैं कोर्ट में लाइक आई कैन टेक ए ग्राउंड कि सब जो 4 पार्टनर्स है, चारों के 4 नाम उधर नहीं है, तो डिसमिस द केस। समझ में आ रहा है? अब ये प्रूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रजिस्टर ऑफ फर्म्स की एंट्री चाहिए। रजिस्टर ऑफ द फर्म्स में जो एंट्री की है, उस ऑफिसर ने, रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर ऑफ फर्म में एंट्री की है, उसकी कॉपी चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं उससे वो कॉपी लेके आ सकता हूँ, बट मुझे उसको फीस पे करनी पड़ेगी, एंड आई कैन प्रूव दैट इन द कोर्ट। समझ में आ रहा है? रूल्स ऑफ एविडेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिप्रेजेंटेशंस, इंटीमेशंस, नोटिसेस पार्टनर्स या पार्टनरशिप फर्म ने रजिस्टर ऑफ फर्म को दी है, दैट इज ट्रीटेड एज ए एविडेंस। उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट की होगी, वो बाद में उसको ही आप उनके अगेंस्ट एविडेंस बोल के यूज कर सकते हो। सो क्या लिखा है, एनी स्टेटमेंट, नोटिस और इंटीमेशन रिकॉर्डेड विद द रजिस्ट्रार by any person shall be conclusive proof against him of any fact stated therein। अगर किसी पार्टनर ने रजिस्टर ऑफ फर्म को कुछ इंटीमेट किया है, नोटिस दी है, राइट, जो कुछ भी है, that will be treated as a proof against such partner or such firm। ठीक है? The third parties can, however, challenge the fact of the statement and prove that it is false and it is based on misrepresentation or fraud। थर्ड पार्टीज उसका हेल्प भी ले सकते हैं, या उसको, राइट, अगर उनको पता चलता है इन्होंने कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, तो दे कैन चैलेंज इट। एग्जांपल, एबीसी आर द पार्टनर्स, एंड उन्होंने रजिस्टर ऑफ फर्म्स को सबमिट करते टाइम मेरा भी नाम डाल दिया उसमें, और मेरी उन्होंने फॉल्स साइन की, और वहां पे 4 पार्टनर्स दिख रहे हैं। नाउ आई एम ए थर्ड पार्टी, आई एम एक्चुअली नॉट द पार्टनर, आई कैन चैलेंज दैट, आई कैन यूज दैट एविडेंस अगेंस्ट एबीसी, एंड इवन आई कैन चैलेंज दैट, एंड मैं अगर वो प्रूव कर सकता हूँ कि आई एम नॉट द फोर्थ पार्टनर, इन दैट केस, राइट, उनको वो, राइट, 3 मंथ्स की सजा हो सकती है, या उनको फाइन देना पड़ेगा, या दोनों होगा,
because they have given false or incomplete information. So इसलिए हम रजिस्टर ऑफ फर्म को क्या देते हैं, वही हमारे अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है कि कोई थर्ड पर्सन बाय पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस कैन टेक दैट कॉपी and can use against the firm. So this is just a theoretical aspect basically, right? Maharashtra Amendment Act 1984 is not in your syllabus, but मैंने आपको बोला है इसमें, right? You must know that महाराष्ट्र में क्या है, registration mandatory है. This is just an information. आप इसको घर पे पढ़ लेना. इसमें से important क्या है, right? इसमें से important first point है. An application for the registration of the firm has to be right accompanied by true copy of the partnership deed. हमने बाकी जगह पे बोला कि रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको स्टेटमेंट सबमिट करना है, बराबर ना? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि हमें वो जो स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म सबमिट करना होता है. हमने डीड के बारे में नहीं बोला, बिकॉज एग्रीमेंट कैन बी ओरल और कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. एक्सप्रेस में रिटर्न और ओरल. तो महाराष्ट्र के सिवा अगर आपको कहाँ पे दूसरी फर्म है महाराष्ट्र स्टेट छोड़ के, अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको स्टेटमेंट फिल करना है. आपको डीड देना मैंडेटरी नहीं है, बट महाराष्ट्र में वो स्टेटमेंट तो देना ही देना है, उसके साथ डीड भी देनी है. तो महाराष्ट्र में जो एग्रीमेंट होगा वो रिटर्न एग्रीमेंट होगा, इम्प्लाइड नहीं होगा, ओरल नहीं होगा, वो रिटर्न होगा. दिस इज महाराष्ट्र एंड बाकी लोगों में वो या फर्म्स में डिफरेंस है. दूसरा, राइट, सेकंड, this application has to be made within 1 year from the date of constitution of the firm. 1 साल का पीरियड है हमारी फर्म रजिस्टर करने के लिए इन महाराष्ट्र. समझ में आ रहा है? अगर हम डिले करते हैं तो फाइन लगेगा 100 रुपीज पर ईयर डिले. दिस इज नॉमिनल बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. महाराष्ट्र में 1 साल के भीतर रजिस्टर करना मैंडेटरी है एंड हमें ट्रू कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड देनी पड़ती है. मतलब महाराष्ट्र में डीड हमेशा रिटर्न में ही होगी, इम्प्लाइड नहीं होगी, बट बाकी जगह पे वो इम्प्लाइड हो सकती है, ओरल हो सकती है. बिकॉज रजिस्ट्रेशन भी करने जाते हैं तो दे डोंट मेक मैंडेटरी द ट्रू कॉपी ऑफ द डीड. नेक्स्ट, लॉ में तो ऐसे लिखा है. आगे जो भी फर्म रजिस्टर रहेगी उनके नाम के सामने रजिस्टर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, लाइक XYZ and company into bracket registered. So that will signify that the firm is registered. Generally कोई ऐसे लिखता नहीं है because महाराष्ट्र में तो almost every firm is has to be registered. नहीं, आगे उन्होंने लिखा है ये वाला. It is provided that no suit to enforce any right on dissolution of the firm. Even section 45 का राइट भी महाराष्ट्र में निकाला दिया गया. सेक्शन 45 का राइट महाराष्ट्र में निकाला गया. आप बोलोगे सेक्शन 45 तो सबको ओवरराइड करता है. अरे ये रूल्स है, ये अमेंडमेंट है लॉ में. दिस इज एप्लीकेबल फॉर द महाराष्ट्र. तो लॉ में ही आपने चेंज किया कि महाराष्ट्र में अगर कोई फर्म अनरजिस्टर्ड है तो उसको सेक्शन 45 के राइट्स एप्लीकेबल नहीं रहेंगे. महाराष्ट्र के सिवा कोई भी दूसरे स्टेट में unregistered firm has a right under section 44. बट अगर वही महाराष्ट्र में अनरजिस्टर्ड फर्म है तो उनको सेक्शन 44 के भी राइट्स नहीं रहेंगे. हम आंसर लिखते टाइम क्या लिखेंगे, हम पान इंडिया का सोच के करेंगे बिकॉज ये अमेंडमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, बट वी बीइंग इन महाराष्ट्र हमें ये पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये यहाँ पे डाली है. राइट, सो सेक्शन 44 के राइट्स नहीं है टू इन्फोर्स एनी राइट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म or for the accounts of the dissolved firm or to enforce any right or a power to realize the property of the dissolved firm. Then आगे, so ये महाराष्ट्र में. तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए, नथिंग एल्स. बाकी मैंने सब कवर किया है. यस, ठीक है. सो यहाँ पे हमारा डिसोल्यूशन, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप खत्म हो जाता है. यूनिट 1 टॉक्स अबाउट द right nature of the partnership. Unit 2 talks about the relation among the partners and their relations with the third parties, and third talks about the registration and the dissolution. Try to understand. जो भी नोट्स दिए, एक काम करो, 1-2 बार आप ठीक से पढ़ लो. टेक टाइम, राइट. आज फ्राइडे, कल लॉ का लेक्चर नहीं रहेगा, मेरा लेक्चर नहीं रहेगा, तो यू विल गेट टाइम टू रीड. ट्राई टू अंडरस्टैंड, रीड दोज नोट्स. सो नेक्स्ट वीक में 1-2 दिन के बाद आई विल गिव यू 3 to 4 days टू रीड एवरीथिंग.
एंड देन वी विल टेक द केस स्टडी जो मैंने आपको सर्कुलेट किया है, उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 1 या 2 लेक्चर्स में। एंड फिर राइट वो होने के बाद उसके नेक्स्ट वीक में राइट आई विल रिवाइज 2 लेक्चर्स में मैं पूरा पार्टनरशिप एक्ट रिवाइज करूंगा, तो एक बार आपको वो माइंड मैप आपके इसमें आ जाएगा। माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज मोर ऑफ थ्योरी, try to understand, it's not like other acts which are very interesting, so even it is very challenge for me to teach such act, but मैं आपको ये बोलता हूँ try to read the context, टेक्स्ट मत पढ़ो, किस कॉन्टेक्स्ट में वो टेक्स्ट लिखा है वो देखो। लॉ शुड बी रीड इन द कॉन्टेक्स्ट। और जो कल काजल मैम ने जो आपको मैसेज पे ग्रुप पे डाला है कि लॉ इज नॉट डिफिकल्ट, वो बराबर बोल रही है। एंड उन्होंने जैसे बोला है ना कि आपको एक एक सेक्शन को पढ़ना है एंड बाद में उन सेक्शंस को लिंक करना है, पूरा एक साथ मत पढ़ो, इसे टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ, दैट विल मेक इट हेल्पफुल। ठीक है, सो एक सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पे अपना राइट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट खत्म हो गया। एक्चुअली मैंने आपको बोला था लास्ट चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है, लास्ट चैप्टर जल्दी हो जाता है, सेकंड यूनिट इज वेरी लेंदी, लेकिन आपको ऑप्शन नहीं है, मैं पहले ही बोलता हूँ। एक बार समझ में आएगा तो हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो वो क्लिक नहीं होता है। गिव योर बेस्ट, राइट। आई विल रिवाइज, इवन आई विल मेक वॉइस रिकॉर्डिंग इसकी 1-2 घंटे की पूरा एक्ट की कर दूंगा, राइट। आई विल शेयर दैट विथ यू सो दैट आप जब भी आपको टाइम रहेगा, राइट, आपको एटलीस्ट सेक्शंस या उसके जो मेन प्रोविजन है आप वो लाइक सुन सकते हो टाइम पास आते जाते इधर उधर, तो एटलीस्ट वो कान लाइक 10 बार सुनने के बाद तो थोड़ा तो समझ में आएगा, ऐसे होता है। मेरा खाली इतना ही बोलना है कि जितना बार पढ़ोगे उतना कम है, एंड ट्राई टू इंटरलिंक द सेक्शंस। ठीक है, बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए का, अगर आपको पढ़ने की आदत है रियली गुड, अदरवाइज गो थ्रू द नोट्स, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, सो यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट खत्म हो गया, राइट। जैसे मैंने बोला 2-3 दिन ठीक से पढ़ो, नेक्स्ट वीक में मैं 1-2 दिन ऐसे मे बी थर्सडे फ्राइडे या उसके पहले 2 दिन में मैं केस स्टडी सब डिस्कस करूंगा, एंड उसके नेक्स्ट वीक में मैं एक बार 2 दिन में पूरा चैप्टर मतलब पूरे तीनों यूनिट्स रिवाइज करूंगा। बट उसके पहले आपने एक बार पढ़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। रिवीजन के पहले विजन होनी चाहिए, रिवीजन होती है, पहले विजन होगी तो रिवाइज कर सकते हैं। सो पहले आपने 1-2 बार पढ़ लो उसको ठीक से, फिर मैं करूंगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रिलेटेड टू दिस। ठीक है, सो कल तो लॉ नहीं होगा, राइट। कल से या मे बी मंडे से we will increase the time of the maths, जो मैथ्स आज 1 या 1.25 घंटा चलता है, that will be like 2 hours। अकाउंट्स तो वैसे भी अब ऑलमोस्ट हम 3 hours कर रहे हैं। सो आपका कंपनी LLP सर तो इवनिंग में चल रहा है, तो आपका वो टाइम वैसे भी पूरा पैक है, तो राइट आई विल प्लान इट आउट। मैं कल परसों थोड़ा और प्लान करता हूँ कैसे बाकी सब्जेक्ट्स कैसे ले सकते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स वगैरह, एंड मीनवाइल आई विल कम्युनिकेट विद यू। एक्सेप्ट स्टडी देयर शुड बी नो अदर मोटिव, पढ़ने के सिवा दूसरा दिमाग में होना नहीं चाहिए। एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगी, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, राइट, बिकॉज इंस्टीट्यूट इज लीस्ट लाइक इंटरेस्टेड टू पोस्टपोन द एग्जाम, बिकॉज उनका पूरा कैलेंडर खराब हो जाता है। सो नवंबर में एग्जाम है, तब तक तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज लेक्चर। पढ़ लेना, किसके डाउट्स है तो आई विल सॉल्व द डाउट्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन था, सर what does happening and non happening of the contingencies means? Contingencies मतलब uncertainties, death is uncertain, insolvency is uncertain। समझ में आ रहा है? अगर ऐसी कोई कंटीजेंसी होती है या नहीं होती, डिपेंड्स। कंटीजेंसीज आर अनसर्टेन, दे मे हैपन और दे मे नॉट हैपन, बट जब ऐसी कोई चीज हो जाएगी तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। कंटीजेंसीज में 4 केसेस थे, एक्सपायरी ऑफ द टर्म, एक्सपायरी ऑफ द एडवेंचर, डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर्स, ये 4 केसेस थे। तो उनमें अगर ये केसेस होते हैं, ये सिचुएशंस आ जाती है, ये कंटीजेंसी आ जाती है, तो फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। ठीक है, सो दैट वाज द आंसर। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी शेयर द PDF, गो एंड चेक ऑन द लाइक ग्रुप पे मैंने शेयर किया। ठीक है,
ओके, थैंक यू। आई कैन रेट। मैं एंड करता हूँ आज का लेक्चर।